रहीम रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर 12 है स्पेक्ट्रम। और आज वाइट बोर्ड की बजाय ना मैं आपको इस टैब पे आईपैड पर सारा लेक्चर दूंगा। वजह आप अभी समझ जाएंगे। उसकी वजह है कि आज हमारा जो लेक्चर है वो बहुत कलरफुल है, रंगों से मुज़य्यन, रंगों से भरपूर। और साथ ज़रा वैसे रंग जो है वो वाइट बोर्ड पे हम नहीं बखेर सकते, वहाँ तो सिर्फ 3 मार्कर का इस्तेमाल ही हो सकता है ना। तो जो चीज़ें मैं हकीकत में आपको सिखाना चाहता हूँ ना, वो मुझे उसके लिए ज़रूरत है कि आज मैं यहाँ पे आपको, तो आपने तमाम बातों को तवज्जो से मुलाहिज़ा करना है। बेटा जी, पहली जो बात जिस पे मैं डिस्कस करूँगा वो है स्पेक्ट्रम की डेफिनीशन, कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम ना, अगर हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो हम कहेंगे अ विजुअल डिस्प्ले। ये पहला लफ्ज़ जो आपने ज़हन में रखना है, आ विजुअल डिस्प्ले। तो पहली बात तो आ गई ना, आ विजुअल डिस्प्ले। मैं इसको ना हाईलाइट ज़रा कर दूँ, ये इतना आ विजुअल डिस्प्ले। डिस्प्ले जो चीज़ आपके सामने दिखाने के लिए रखी जाती है उसे कहते हैं डिस्प्ले। और विजुअल जिसको आप देख रहे हैं, यानी जो चीज़ आपको दिखती है, नज़र आती है, वो विजुअल डिस्प्ले आपके पास हो गया। या दूसरी बात है डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज़ पास थ्रू प्रिज्म। जब हम वाइट लाइट को, ये वाइट लाइट आपके पास है, अगर मैं इसको बनाऊँ ना तो दिस इज़ वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है। और बेटा जी ये मेरे पास जो है ना ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। तो मैं वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाता हूँ। जब वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स जिनसे वो वाइट लाइट बनी है, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। डिस्पर्स मीन मुंतशिर हो जाना। और आपके पास ये एक बैंड ऑफ कलर हासिल होता है, ये वाला बैंड ऑफ कलर्स, रंगों की एक पट्टी हासिल होती है। दिस बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आ गई। दो और बातें भी ज़हन में रखनी। पहली बात तो आप ज़हन में ये रखें कि द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी फिज़िक्स की वो ब्रांच, फिज़िक्स कहने या साइंस कहने, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन तो आएगा ना कि सर स्पेक्ट्रम में स्टडी क्या करते हैं, क्या चीज़ें। एक तो हम ये देखते हैं कि आप स्पेक्ट्रम ले किसका ले हैं, कौन सा आप मैटर ले रहे हैं जिसका आप स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, क्या आप लाइट का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, क्या आप किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, यानी किस चीज़ का आप स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। और फिर जब आप उसको प्रिज्म में से पास करवाएं या स्पेक्ट्रोमीटर से देखेंगे ना, तो आपके पास कुछ लाइंस हासिल होती है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ये अभी मैं लफ्ज़ बोलूँगा। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनकी वेव लेंथ क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी वेव नंबर क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, इनकी बेंडिंग क्या है, मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, वो किस एंगल पे, वगैरह वगैरह। ये जो स्पेक्ट्रम है ये किस एलिमेंट का है। आपको एटम दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये एटम किस एलिमेंट का है, तो आप उसके स्पेक्ट्रम से उस एलिमेंट की पहचान करेंगे। ये तमाम की तमाम बातें जो हैं, इसको स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एनालाइज स्पेक्ट्रम। अब साफ ज़रा हम स्टडी कैसे करेंगे, उसके लिए हम डेफिनेटली कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो यूज़ करेंगे। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा जी, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बना, स्पेक्ट्रोमीटर। आइए मैं आपको ना स्पेक्ट्रोमीटर भी दिखाता हूँ कि स्पेक्ट्रोमीटर कैसे होता है। लुक एट दिस बेटा जी, दिस इज द स्पेक्ट्रोमीटर। अब मैं तो इसे कह रहा हूँ ना स्पेक्ट्रोमीटर, मैं तो इसे स्पेक्ट्रोमीटर कह रहा हूँ। बाद बुक्स में मैं इसे कह रहा हूँ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फाज पे गौर किया करो। ये दो लफ्ज़ हैं, एक स्पेक्ट्रोफोम, स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या मीटर। मीटर जहाँ भी आना है ना, तो ये लफ्ज़ मेटिरॉन से निकला है। मेटिरॉन का मतलब होता है टू मैयर। तो यहाँ टू मैयर तो नहीं आएगा, यहाँ तो हम कहेंगे ना स्टडी करना, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं। मैं इसे स्पेक्ट्रोमीटर कह रहा हूँ। बाद बुक्स में ना फोटोमीटर भी लिखा हुआ है, फोटोमीटर। तो अब्जॉर्ब करना एक ही बात है।
फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी वो स्पेक्ट्रम जो लाइट रेज को ऑब्जर्व करने के लिए। ये आप इसकी ना हमारे सिलेबस में ना इसकी शक्ल भी कोई नहीं है, वो तो मैंने आपको दिखा दी, इसका नाम भी कोई नहीं है। तो मैंने तो आपको स्पेक्ट्रोमीटर बता दिया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बता दिया और इसका फंक्शन भी आपको बता दिया। बेटा जी नेक्स्ट बढ़िएगा। हम आहिस्ता आहिस्ता ना वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। सुनिएगा, ये आपके पास प्रिज्म है, इट्स ओके, ग्लास प्रिज्म। अब ना ये वाइट लाइट, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स सन भी हो सकता है, दिस इज द सनलाइट। ये इन कैंडिसेंट लाइट भी हो सकती है। अब आप कहेंगे ना कि सर ये सनलाइट को तो हमें पता, सूरज की रोशनी, ये इनकैंडिसेंट लाइट क्या होता है? बेटा जी जो इनकैंडिसेंट लाइट है ये बल्ब की रोशनी, बल्ब की रोशनी। एक होती है फ्लोरिसेंट लाइट, वो होती है ये ट्यूब की रोशनी, और एक होती है इनकैंडिसेंट लाइट। इनकैंडिसेंट लाइट किसे कहते हैं? बल्ब की रोशनी। तो आपके पास ये वाइट लाइट है जो सनलाइट भी हो सकती है, जो इनकैंडिसेंट लाइट भी हो सकती है, प्रिज्म से गुजारे। अब ना अगर वैसे आप देखेंगे तो ये बिल्कुल यूं सीधी जा रही है, यूं सीधी जा रही, लेकिन जब प्रिज्म से गुजरते हैं ना तो ये डिफ्लेक्ट, इसको कहते हैं डिफ्लेक्ट होना, डिफ्लेक्ट, या फिजिक्स की जो प्रॉपर टर्म है तो इसे कहते हैं रफरेक्ट होना। रिफ्लेक्ट नहीं, रफरेक्ट। मैं इसे बेंड भी कह सकता हूँ, बेंडिंग। देखो एक ही मतलब है। तो जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो ये डिफ्लेक्ट होती है, मुड़ जाती है, बेंड का मतलब भी मुड़ना होता है, ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब जब रिफ्रैक्ट होगी तो ये हमें 7 रंग नज़र आते हैं। इन 7 रंगों को याद करने का तरीका VIBGYOR, क्या लफ्ज़ बना? विबग्योर। ये VIB विब हो गया, GYOR विबग्योर। आई मीन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग है। बेटा जी ये तो वो 7 रंग है ना जो हमें दिखते हैं, जो हमें नज़र आते हैं। क्या इसके अलावा और कोई नहीं है? नहीं, और भी हैं, लेकिन हमारी आंख उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती। यानी वाइट लाइट के ना, और एक तो ये 7 कलर्स वाइट लाइट के कंपोनेंट्स हैं ना, इन 7 कलर्स के अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं, यानी वो हमें दिखते नहीं हैं, वो हमारे लिए इनविजिबल हैं, नज़र नहीं आते। ये 3 इसके ऊपर यहाँ पे आते हैं, ये 3 इधर, 1 2 और ये 3 इधर आते हैं। जो रेड के ऊपर आता है उसे कहते हैं IR, आई मीन इंफ्रा रेड। इंफ्रा मीन परे, दूर, इंफ्रा रेड। उसके ऊपर आपके पास आ गया रेडियो वेव, RW में लिख देता हूँ, रेडियो वेव। और इंफ्रारेड के बाद आप ना माइक्रोवेव की बात करें, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड के बाद माइक्रो और फिर मैं रेडियो, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव और फिर आपके पास क्या आ गई? रेडियो वेव्स, ये आ गई। तो ये सारे का सारा एक मुकम्मल इसका हिस्सा है जिसको हम देख सकते हैं। ये जो 7 कलर्स हैं, इतने स्पेक्ट्रम के इतने हिस्से को हम कहते हैं विजिबल रीजन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कहते हैं विजिबल रीजन, यानी जिसको हम देख सकते हैं, जो हमें नज़र आता है। लेकिन जो ऊपर मैंने 3 रीजन लिखे हैं, IR इंफ्रारेड, MW माइक्रोवेव, RW रेडियो वेव्स, तो ये हमें नहीं दिखते, हम इन्हें कहते हैं विजिबल। अच्छा जी, अब टोटल आपके पास ये 4 रीजन हो गए, एक विजिबल रीजन और 3 ये रीजन्स आ गए, ये रीजन्स। अच्छा, क्या बात ख़त्म होगी? नहीं, इनके नीचे भी हैं, वो भी हमें नहीं दिखते। वायलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट, UV है, अल्ट्रावायलेट के नीचे यहाँ पे एक्स-रेज हैं, एक्स-रेज के नीचे यहाँ पे गैमा रेज हैं, गैमा रेज के नीचे और भी हैं कॉस्मिक रेज। अच्छा, टोटल कितने रीजन हो गए? बेटा जी एक हुआ विजिबल रीजन, 3 ऊपर हो गए, 4, और 4 ये रीजन है, ये जो नीचे मैंने लिखे ना, ये इनको भी हम नहीं देख सकते। अल्ट्रावायलेट,
एक्सरेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, इनको भी हमारी आंखें देखने की सलाहियत नहीं रखती। इनको भी हम क्या कहते हैं? इनविजिबल रीजन्स। ये रीजन्स, तो अगर मैं कहूँ कि टोटल ये जो आपके पास वाइट लाइट जब बेंड होती है तो ये टोटल कितने रीजन्स बनाती है? ये टोटल 8 रीजन्स बनाती है, रीजन्स। अब ज़रा सुनना, एक तो ये गुफ्तगू आपके ज़हन में है, एक और भी बेटा जी, एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला ज़हन में रखना। फॉर्मूला है कि वेव लेंथ, क्या बोला? वेव लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये ना 4 चीज़ों के इन्वर्सली। आज हमने ये एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। एक एनर्जी, दूसरा आपके पास क्या है? दूसरा आपके पास फ्रीक्वेंसी, तीसरा वेव नंबर, और चौथा बेंडिंग। ये समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वाइट लाइट है ना, वाइट लाइट, बेटा जी, वाइट लाइट में हर किस्म की वेव लेंथ वाली रेडिएशन मौजूद है। ये मेरी बात ना अगर आप समझ जाए ना तो समझें कि सोने पे सुहागा हो गया। मैंने क्या कहा कि वाइट लाइट यानी ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। ये मैंने बोला जो मैं लिखता हूँ। मैंने कहा कि ऑर्डिनरी वाइट लाइट ये जो हमें सूरज से हासिल होती है, ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। मतलब क्या? जो वाइट लाइट है ना, ये वाली सूरज की सफ़ेद रोशनी, इसमें हर वेवलेंथ वाली रेडिएशन मौजूद है। हर वेवलेंथ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बल्कि एक बुक में लिखा हुआ है कि कायनात में जितनी भी वेवलेंथ है, जितनी भी रेडिएशन है, वो सारी की सारी वाइट लाइट के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब ज़रा इनमें देखिएगा। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, मैं ऊपर से नीचे से मेरी मुराद है जब आप यूं ऊपर से यूं नीचे आते हैं, यूं। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना, अगर आपको नज़र आया तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ये आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना बेटा जी, तो वेवलेंथ कम होती जाती है। इसका मतलब है सबसे ऊपर कौन सा है? रेडियो वेव्स हैं। तो रेडियो वेव्स जो है ना, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे बड़ी, यूं। उसके नीचे क्या? माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रेडियो वेव की निस्बत थोड़ी सी छोटी होती है। उसके नीचे IR, इसकी वेवलेंथ उससे भी क्या होगी? कम होगी, ये कम होगी। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे रेड है। रेड की वेवलेंथ इससे भी क्या होगी? कम होगी, इससे भी छोटी होगी, ये छोटी वेवलेंथ। उसके बाद क्या है? ऑरेंज की वेवलेंथ इससे भी छोटी होगी, ये छोटी। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी से छोटी। और अगर मैं वायलेट की बात करूँ, वायलेट की वेवलेंथ और छोटी होगी, और छोटी, ये और छोटी होगी, बिल्कुल। और एक्सरेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज की तो वेवलेंथ बिल्कुल ही छोटी होगी, जिसको यहाँ पे ड्रॉ करना, मैं तो ऐसे आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ ना, बिल्कुल ही छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम ये ना वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है मेरे बच्चे। इस स्पेक्ट्रम को, जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है ना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये लफ्ज़ याद रखना। मैंने क्या बोला? इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ना इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, यानी आप रेडियो वेव से कॉस्मिक रेज की तरफ आते हैं, तो वेवलेंथ कम होती जाती है। ये बड़ा अहम नुक्ता है। वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेव नंबर बढ़ेगा, बेंडिंग ज़्यादा होगी। यानी जिस वेव की वेवलेंथ बड़ी होती है उसकी बेंडिंग कम होती है। यानी मैंने क्या कहा? अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो बेंडिंग कम होगी। ये फ़र्ज़ किया, ये वाइट लाइट का अगर हम स्ट्रेट, तो बेंडिंग होगी। और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो बेंडिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वो तो आपको पता ही है
कि फ्रीक्वेंसी हो गई और इनर्जी हो गई, वेव नंबर हो गया, वो तो लैम्डा के वेवलेंथ के इन्वर्स ही होते हैं। इसी बात को आगे लेके चलते हैं जो अभी मैंने आपसे बात की, दोबारा इन्हीं को सुनना। वही 7 कलर जिसे मैंने विबग्योर कहा, विबग्योर, वो 7 कलर मेरे बच्चे यहाँ से लेकर या बल्कि यहाँ से, तो 7 कलर आपके पास, ये थोड़ा सा उल्टा वो बन गया। सुनना, उल्टा वाला कैसे बना है? होना ये चाहिए था कि ये जो नीचे वाली है ना साइड, ये ऊपर होती और ऊपर वाली साइड इसको घुमा के रखा होता, क्योंकि ये रेड है ना, रेड, तो ऊपर रेड को ये शो किया गया, यानी ये वाली चीज़ इधर शो की गई है। चलो बहरहाल, अब आप एक बात को नोट करो, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि रेड सबसे ऊपर है। ये नोट क्या किया था, ये रेड सबसे ऊपर, इसकी वेवलेंथ बड़ी और वॉयलेट सबसे नीचे, उसकी वेवलेंथ कम है। यानी रेड की वेवलेंथ, ये वेवलेंथ देख लो बेटा जी, सबसे बड़ी, ऑरेंज कम, येलो उससे कम, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। ये तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो वेवलेंथ कम हो रही है, लैम्डा कम हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर लैम्डा कम हो रही है ना, तो इसके बरक्स फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेव नंबर बढ़ रही है, एनर्जी, ये तीनों चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, बढ़ती हैं। ये ज़हन में रखना है। अच्छा, एक और भी नुक्ता जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बड़ा क्या है, ये जो हमारे पास विजिबल रीजन है, मैं मेरे बच्चे इस विजिबल रीजन की बात कर रहा हूँ। इस विजिबल रीजन में जो 7 कलर्स है, अगर हम इनकी वेवलेंथ की रेंज देखें तो इसकी वेवलेंथ ना ये तकरीबन 400 नैनोमीटर के करीब है, और रेड को चले जाएं तो तकरीबन मैं सार बोल रहा हूँ 750 नैनोमीटर के। यानी विजिबल रीजन में जो आपके पास 7 रंग हैं, इनकी वेवलेंथ 400 टू 750 नैनोमीटर के अंदर है। ये जो मैंने आपको बताया ना, दिस वन इज़ द MCQ, ये MCQ है। ये जो अभी तक मैंने आपसे सारी बातें की हैं ना, इसका थोड़ा सा हिस्सा और भी देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अभी मैंने आपसे कहा कि वाइट लाइट का अभी स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा, जिसमें 8 रीजन्स थे, और जो रीजन हमें नज़र आता है जिसे हमने विजिबल कहा, उसमें 7 रंग है, और बाकी भी आपके पास 7 रीजन्स थे। उन सब की एक समरी, उन सब की समरी, ये सिर्फ ना आपके इंटरेस्ट के लिए, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, आपने इसको याद नहीं करना, ये ज़हन में रखना है। ये सिर्फ इसको एंजॉय करना है, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है कि मैंने क्या कहा। देखो इसमें ये आपके पास ना, सबसे पहले दिस इज़ द विजिबल रीजन, और इसमें देखो ये 7 रंग है, 7। तो इनकी ना मैं अभी आपको ना वेवलेंथ, यहाँ तो ये मीटर में दी हुई है ना, मीटर में, तो मैंने आपको इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या कही थी, मैंने कहा था ये 400 से 750 नैनोमीटर के अंदर है। अच्छा, तो इधर आपके पास ये लास्ट पे कलर कौन सा है, ये वायलेट है, वायलेट के इधर क्या आ गया, अल्ट्रा वायलेट से आगे एक्स रेज, उससे आगे गैमा रेज, उससे आगे कॉस्मिक रेज। ये जो चार रीजन्स हैं, रीजन्स, 5वां रीजन ये विजिबल है। आगे फिर ये यहाँ पे एंड पे देखोगे ना, ये रेड आ गया, रेड के राइट पे क्या है, इंफ्रारेड से आगे माइक्रोवेव से आगे क्या आगा, रेडियो वेव्स, ये आपके पास है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़हन में रखनी है। अच्छा, ये जो नीचे ये दिया हुआ है ना, ये भी थोड़ा सा ना उल्ट सा दे दिया है। उल्ट इसलिए दिया है ना, वो वैसे फिग मुख्तलिफ एंगल से आ रही होती है ना, यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी है, जहाँ वेवलेंथ बड़ी है ना, वेवलेंथ वो रेडियो वेव्स है, ये वाली। आगे वेवलेंथ छोटी हो गई, वो माइक्रोवेव्स है, ये वाली। और वेवलेंथ छोटी हो गई, वो फिर आपके पास इंफ्रारेड आ गई, ये। और अगर आप यूं जाओगे ना, तो वेवलेंथ छोटी हो रही है। वेवलेंथ छोटी होने का मतलब है आप रेडियो से माइक्रो से इंफ्रारेड से विजिबल से अल्ट्रावायलेट से गैमा रेज, और एक्स पे क्या आ गई, कॉस्मिक रेज। इस तरह इनमें कोई आप आगे ना वो बता भी रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी वेव कितना टेम्परेचर क्रिएट कर सकती है। 10 मिलियन के केल्विन, ये आपके पास 10,000 केल्विन, 100 केल्विन, 1 केल्विन, ये बता रही, ये 1 केल्विन माइक्रोवेव, ये 100 केल्विन, ये तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाली वेव्स है। बेटा जी, यहाँ तक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, यहाँ तक सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ाया, सिर्फ एक लफ्ज़, एंड दैट वाज स्पेक्ट्रम।
अभी मैंने आपको स्पेक्ट्रम पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन बताई, स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया, स्पेक्ट्रोमीटर बताया, और फिर मैंने वाइट लाइट उसका स्पेक्ट्रम, जिसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम दिया, और उसके 8 रीजन, और मेन फोकस मैंने विजिबल रीजन पे किया। फिर लैम्डा का यानी वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से, वेव नंबर से, एनर्जी से, बेंडिंग से क्या रिलेशन है, ये आपको एक ना इमेज दिया, एक आपको इसका ना ओवरव्यू दिया। अब ना टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हमारी बुक में कहा जाता है, हमारी बुक कहती है 2 किस्म का है। एक को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरे को हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसको आगे चल के मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहूँगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहूँगा, और कुछ और बुक्स में से डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आप तमाम बातें अपने ज़हन में बिठा लो। डिस्क्रीट, अच्छा ये तो 2 टाइप्स मैंने बता दी जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर आप फिजिक्स की बात करें ना, तो फिजिक्स में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, और एक और वो दे देते हैं, उसे कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, ये जो मॉलिक्यूल वगैरह ना, मॉलिक्यूल्स वगैरह, उनका ये बैंड स्पेक्ट्रम होता है। बहरहाल मैं तो बैंड स्पेक्ट्रम आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, ये 2 स्पेक्ट्रम ही आपके साथ शेयर करूंगा। बेटा जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मैंने ना अपने बहुत प्यारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटेंसेस याद करवाने, क्योंकि ना एक बात ज़हन में रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आना होता है कि आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इन दोनों के बारे में ये क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, इन दोनों में डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट, तो जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर आप टेबल की फॉर्म में इनका आंसर लिखते हैं, एक तरफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक तरफ लाइन स्पेक्ट्रम, और आपके आंसर में 4 बातें होनी चाहिए, 3 ये पॉइंट्स होने चाहिए, और चौथी फिर आप एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, और इस तरह आपका ये मुकम्मल आंसर हो जाता है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। उसमें आपने 3 कौन कौन सी बातें याद रखनी है। पहले सुनना, ये आपके पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, नोट करो। ये अगर मैं इन कलर्स की बात करूं तो ये आपके पास ये बिल्कुल पर्पल कलर है, ये ग्रीन है, सॉरी ब्लू है, डार्क ब्लू, यहाँ पे ये स्काई ब्लू आ गया, ये फिर ग्रीन है, येलोविश है, ये रेड है, वगैरह वगैरह, ये आप देख लें। ये ना ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बेटा जी एक बात तो नोट करो, क्या आप 2 कलर्स के दरमियान बाउंड्री लाइन मार्क कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि मतलब मैं कहता हूँ, चलें मैं कहता हूँ आप ग्रीन और येलो, ये ग्रीन और येलो है ना, मैं कहता हूँ इन दोनों के दरमियान, ग्रीन और येलो के दरमियान आप बाउंड्री लाइन मार्क करें, तो आप कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखिए सर मैंने बाउंड्री लाइन लगा दी, मैं इसको थोड़ा सा ना इसको, आप कहते हैं सर ये देखें मैंने बाउंड्री लाइन लगा दी। ये मैं कहता अच्छा, ये जो आपने बाउंड्री लाइन नजूरे वाला लगाई है, तो इसका मतलब है किस किस के दरमियान है, तो येलो और रेड के दरमियान। तो इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री लाइन की राइट साइड पे इधर येलो नहीं है, और बाउंड्री लाइन की लेफ्ट साइड पे रेड नहीं है, तो क्या ये येलोविश है नहीं बीच में कलर? बस सिर्फ एक लफ्ज़ आपको याद करवाना चाहता, और वो क्या कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड। आप कलर्स के दरमियान बाउंड्री लाइन नहीं लगा सकते, कलर्स आपस में मर्ज होते हैं, द कलर्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर, डिफ्यूज एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, मर्ज डिफ्यूज होते हैं। वन कलर मर्जेज इनटू अनदर विदाउट एनी डार्क स्पेस, कलर्स मर्ज होते हैं। और ये 2 बातें, एक बाउंड्री लाइन कैन नॉट बी मार्क, और द कलर्स आर डिफ्यूजिंग टू ईच अदर, कलर मर्जेज इनटू, एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। पहले तो ये इतनी बात देखो ना। और अगर मैं इसके बरक्स मैं लाइन स्पेक्ट्रम में जाऊं, ये लाइन स्पेक्ट्रम है। बेटा जी लाइन स्पेक्ट्रम को देखो, एक आपके पास ना ये कलर आ गया, ये एक आपके पास ये रेड आ गया। अब देखो दोनों बिल्कुल दूर दूर है, और दोनों के दरमियान हियर वी हैव द डार्क स्पेस। दूसरी मेरी बात, चलो दूसरी सुन लो बात। दूसरी बात क्या है, ये देखो ये आपके पास वाइट कलर, सॉरी रेड, ये आपके पास रेड कलर, और ये आपके पास क्या आ गया, ग्रीन। 2 कलर्स हैं, इनके दरमियान आप बिल्कुल एक बाउंड्री लाइन जो है ना
यू कैन मार्क अ बाउंड्री लाइन बिटवीन दिस, बिल्कुल आप एक बाउंड्री लाइन जो है ना वो मार्क कर सकते हैं। अब ये जो बाउंड्री लाइन है इसके इधर सिर्फ रेड है, इसके इधर सिर्फ ग्रीन है, कलर यहां आपस में मर्ज नहीं है, डिफ्यूज नहीं है। सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल इसी तरह इधर दिस वन इज द ब्लू, टोटल ब्लू कलर, एंड दिस इज द ऑरेंज कलर। दोनों कलर आपस में मर्ज नहीं हैं, आप इनके दरमियान एक बाउंड्री लाइन मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये दो कलर भी, इनके दरमियान भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही बात जो उधर थी ना वो इधर नेगेट कर लो। वी सी डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय, वी सी डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, और द बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स कैन बी मार्क्ड, कैन बी। कंटिन्यूस में मैंने क्या था, कैन नॉट, और इधर क्या कहा है, कैन बी। उधर क्या कहा था, कंटिन्यूस में दोबारा देखो, कंटिन्यूस में मैंने क्या कहा था, बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड, और उधर क्या एटॉमिक में क्या कहा, कैन बी मार्क्ड। यहां पे वन कलर डिफ्यूज इनटू ईच अदर, वन कलर मर्ज इनटू ईच अदर विदाउट रेन। उधर में हम क्या कहेंगे, द कलर्स आर नॉट मर्ज इनटू ईच अदर, आपस में मर्ज नहीं होते। दो बातें होगी। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इन बल्क। बल्क, बल्क कहते हैं ज्यादा मिकदार में, मिकदार में, ज्यादा मिकदार में। जब आप किसी भी मादा को, मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को बल्क में लेंगे, ज्यादा मिकदार में लेंगे, तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो होगा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर लाइन स्पेक्ट्रम की बात करो, जिसका दूसरा नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, तो दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। बल्कि मैं खूबसूरत सेंटेंस जो आपको देना चाहूंगा वो ये लफ्ज है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक। जिस दिन आपको इस लफ्ज की समझ आ गई ना, तो मैं समझूंगा आपने बड़ा कुछ नॉलेज हासिल कर दिया। लफ्ज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्टिक्स ऑफ एन एटम। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक का मानी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, शनाख्त, शनाख्त। ये जहां भी लफ्ज कैरेक्टरिस्टिक आना है ना, इसको ज़हन में रखना। कैरेक्टरिस्टिक से होता है आपकी वो खूबी जिससे बाकी लोगों से आपकी पहचान की जाती। मसलन मेरा थंब इंप्रेशन जो है ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंगूठे का निशान। मेरे फिंगर प्रिंट्स मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेरे सिग्नेचर बड़ी हद तक मेरी कैरेक्टरिस्टिक, मेरे डीएनए की कोडिंग मेरी कैरेक्टरिस्टिक है। मेरी आंखों के अंदर जो आई बॉल का साइज है वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक है। यानी ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज अपनी बताई है ना, वो मेरी वो प्रॉपर्टीज हैं जो बाकी लोगों से मुनफरिद हैं। और एक और बात, हर इंसान की शक्ल, चेहरा, वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये करेक्ट, यानी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं वो खूबी जिससे पूरी दुनिया के लोगों से आपकी पहचान होती। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना, ये भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी अभी मैं आपको दिखाऊंगा मुख्तलिफ एटम के जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, अभी आपको दिखाऊंगा, आप उसमें देखिएगा। अब ये देखो, ये जो है ना, ये पहले वाला, ये आपके पास बेरियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। ये एक लाइन, कलर देखो ग्रीन है, ये लाइंस, ये कैल्शियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। क्या ये दोनों एक जैसे आंसर है? नहीं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप किस चीज़ को देख रहे हैं? मैं तीन चीज़ों को बुनियादी तौर पे देखता हूं जो मेरे सामने आता है। एक तो मैं नंबर ऑफ, इनको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, एक मैं स्पेक्ट्रल लाइंस की तादाद को देखता हूं, दूसरा मैं स्पेक्ट्रल लाइंस के कलर को देखता हूं, तीसरा मैं स्पेक्ट्रल लाइन के दरमियान डिस्टेंसेस को देखता हूं। ये तो है जो हमें विजिबली नजर आते हैं। साथ ही साथ हम इन स्पेक्ट्रल लाइन, ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, हम इनकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, वेव नंबर देखते हैं, हम इनका लैम्डा देखते हैं। इन सब चीज़ों को देख के पता चलता है कि जो बेरियम का स्पेक्ट्रम है वो कैल्शियम का नहीं है, जो सोडियम का है वो पोटाशियम का, लिथियम का नहीं है। यानी हर एक एलिमेंट जो है ना, ये तमाम एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, कॉपर, स्टोनिशियम। मेरे बच्चे, इन सब के ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, और सब में देख लो, हर एक का एटॉमिक स्पेक्ट्रम दूसरे के एटॉमिक स्पेक्ट्रम से टोटली मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है।
तो मैंने क्या लफ्ज़ बोला, मैंने लफ्ज़ बोला कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम या जो अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। इसके बरक्स हमने कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था, दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ मैटर इन बल्क, मैटर इन बल्क। कुछ और बातें, ये 3 पॉइंट्स आपने याद करने दोनों में। अब ये मैंने आपको ये ना ज़रा एक और भी बात, यही जो हमने बातें की ना ऊपर, वही बातें यहाँ भी नज़र, मेरे बच्चों, वही बातें जो हमने ऊपर की वही बातें यहाँ भी है। ये भी आपके पास जो नज़र आ रहा है ना, तो मुख्तलिफ रंग आपस में मिक्स हो रहा है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है। अभी ये जो हमने विबग्योर पढ़ा ना, VIBGYOR, विबग्योर, 7 रंग जो है, इन 7 रंगों को मिक्स करेंगे तो आपके पास कौन सा कलर बन गया, वाइट। ये जो वाइट कलर कहते हैं, वाइट कलर कोई कलर नहीं होता, हकीकत में ये उन 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, उनकी मिक्सिंग होती है। स्टूडेंट, ये एग्जांपल्स पे आ जाओ। ये एग्जांपल्स आ गई किसकी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। सबसे बड़ी एग्जांपल दैट इज द रेनबो। क्या हम उर्दू में क्या कहते हैं, कौसे कज़ा, ये रेनबो है। दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये आपके पास बल्ब है, मैंने क्या कहा कि जो बल्ब की रोशनी होती है उसे हम कहते हैं बल्ब। ये आपके पास बल्ब है और बल्ब की रोशनी को हम कहते हैं इनकैंडिसेंट लाइट। और जो इनकैंडिसेंट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो ये दूसरी एग्जांपल। पहली एग्जांपल आपके पास क्या आ गई, पहली एग्जांपल आपके पास है रेनबो की, दूसरी आपके पास क्या है, इनकैंडिसेंट लाइट, तीसरी आप वैसे लिख लो, वैसे है, वो है वाइट सनलाइट, सूरज की सफ़ेद रोशनी, वो भी हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देती। स्टूडेंट, लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास अभी मैंने बात तो की है, ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन लाइन स्पेक्ट्रम। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, हर एलिमेंट की अपना स्पेक्ट्रम होता है। इसलिए तो हमें पता, जब हम कहते हैं ना कि हमें कैसे पता चलता है कि ये एटम फलाने एलिमेंट का है, तो हम उसका स्पेक्ट्रम लेते हैं और हमारे पास डाटा में स्पेक्ट्रम मौजूद होते हैं तो हम टैली कर लेते हैं। तो उस एटम का स्पेक्ट्रम जिससे मिलता है ना, तो वो उसका एलिमेंट होता है। द नंबर ऑफ लाइन्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट। वो मैंने आपको कहा ना कि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को किससे, लाइन्स की तादाद, लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस, मैं तो लाइन के कलर्स की भी बात कर रहा हूँ ना। मसलन आप देखिएगा, ये आपके पास ना लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम है, सिर्फ इतनी बात, ये इतनी और नहीं बात करनी। सोडियम के स्पेक्ट्रम में ये 2 येलो लाइंस आती हैं। या मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये बहुत अहम लफ्ज़ बोल रहा हूँ। सोडियम, उसके स्पेक्ट्रम में ये 2 येलो लाइंस है, कलर देख लो, येलो लाइंस। एक जो है ना येलो लाइन, वो उसकी वेवलेंथ 596 नैनोमीटर है। जो दूसरी ये वाली येलो लाइन, इसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर है। तो ये ज़हन में रखना है कि जो एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, इट कंसिस्ट ऑफ 2 येलो लाइंस हैविंग वेवलेंथ 596 नैनोमीटर एंड 5, ये बातें याद रखो ना। तो ये वो दिखाया गया है बेटा जी। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, बड़ी खूबसूरत बात। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, दिस इज अ ब्लेंड कंबिनेशन, इम्तजाज। ब्लेंड को उर्दू में कहते हैं, अगर आपकी बहुत खूबसूरत उर्दू है तो इम्तजाज, मिक्सचर वैसे और आता है। तो इट इज अ ब्लेंड ऑफ, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज अ ब्लेंड ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अब ऊपर हमने सोडियम पढ़ा ना, सोडियम सिर्फ एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम, सिर्फ एटॉमिक या लाइन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखना, अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम का ये वाली साइड देखो ना, ये वाली, तो ये कलर, उनके दरमियान ये डार्क स्पेस आ गई, जो अभी हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो इसका मतलब है ये वाली जो साइड है ना, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम आ गया हाइड्रोजन का। हालांकि ये सारे का सारा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये वाला हिस्सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टीज को पूरा कर रहा है। अगर आप इधर देखोगे ना, इधर, तो क्या होगा,
वो कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज होते जा रहे हैं, बिल्कुल क्लोज होते जा रहे हैं। और इसका मतलब है ये जब यहाँ एंड पे पहुंचता है ना, तो इट हैज़ बिकम द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन का ओवरऑल स्पेक्ट्रम है वो लाइन और कंटिन्यूस दोनों के खूबसूरत एग्जाम्पल है। इसको आपने ज़हन में रखना, और इसकी रीज़न का भी आपको पता है। मैंने आपको जब वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आपको पढ़ा रहा था ना, तो मैंने एक बात की थी कि जब हम हाइड्रोजन एटम के हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं ना, तो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी गैप कम होता जाता है। तो जितना एनर्जी गैप कम होगा, जितने क्लोज होंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो लोअर ऑर्बिट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, चूंकि उनके दरमियान एनर्जी का गैप ज़्यादा होता है, लिहाजा वहाँ से डिफरेंट एनर्जी वाले फोटोन वो हासिल होते हैं। स्टूडेंट, यही वो बात आ गई ना, ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये दोनों क्या होते हैं, इसकी तरफ आते हैं। अब आओ, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम उसका खाता पूरा हुआ। अब आखिरी हमारा हिस्सा जो लेक्चर का है ना, वो है टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। मेरे बच्चे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो किस्म का होता है, दो किस्म का। एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन, एंड द सेकंड वन इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दो लफ्ज मैंने क्या कहा, एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम दो किस्म का है, एटॉमिक या लाइन। एक को कहते हैं एटॉमिक एमिशन, अमिट। एमिशन का लफ्ज किससे आया, अमिट। अमिट मीन खारिज करना, खारिज करना। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम जो लाइट के अमिट होने से बनता है, जो रोशनी तो छोड़ो, आप रेडिएशन की बात करो, फॉर्म्ड बनता है फ्रॉम इमिशन, एमिशन कहते हैं इखराज, ऑफ रेडिएशन, फॉर्म फ्रॉम एमिशन ऑफ रेडिएशन। अच्छा, एक तो ये बात, इसमें हम क्या करते हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में हम किसी भी सब्सटेंस को लेते हैं, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड हो तो उसको हम हीट करके ना वेपर फॉर्म में लाते हैं। केमिस्ट्री में हम इसे कहते हैं वोलाटिलाइज करते हैं, वोलाटिलाइज। जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, दिस इज कॉल्ड द वोलाटिलाइजेशन। तो सॉलिड वेपर्स में आ गया, या लिक्विड को भी वेपर्स में ला सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास ना अगर कोई गैस है तो वो ऑलरेडी, तो वो तो गैस है ही ना। अब आपने ये वेपर या गैस जो आ गए ना, इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाना है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, करंट पास करवाना है। तो करंट पास करवाएंगे ना, तो एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, और आप जानते हैं एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है। तो जब आइटम दोबारा वापस आएंगे तो वो रेडिएशन अमिट करेंगे, एमिशन ऑफ रेडिएशन, और उन रेडिएशन से फिर ये आपके पास स्पेक्ट्रम बनेगा। ये ऊपर वाला, ये पहले वाला जो है फर्स्ट वन, दिस इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम। अच्छा, दोनों में एक बात नोट करने वाली, बड़ी खूबसूरत बात, ये ना ये वाली, दिस इज द रेड, मैं ऐसे कहता हूं ब्राइट लाइन, रेड कलर की है ना, ब्राइट लाइन रेड कलर की, मैं कलर भी लिख देता हूं रेड, और ये भी आपके पास ब्राइट लाइन्स है, ब्राइट लाइन। अच्छा, इनके दरमियान ये जगह, दिस इज कॉल्ड द डार्क स्पेस। ये अभी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पढ़ के है ना कि द लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन्स आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। असल में ना हम ये जब लेते हैं ना ये वाला एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, तो हम ना प्रिज्म के आगे फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ना, उसकी जो सरफेस होती है वो डार्क होती है। तो ये जो एक्चुअली ये जो डार्क पीछे है ना सरफेस, इट इज एक्चुअली द सरफेस ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। और ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस आपके पास आ रही हैं, ये वाली, ये तब बनती हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में फॉल करते हैं तो साफ ज़रा वो रेडिएशन अमिट करते हैं, फोटोन अमिट होते हैं। तो ये जो ब्राइट लाइन है, ये उन फोटोन से बनती है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है ना, तो ज़रा देखिएगा,
मैंने ना इसके अंदर ये कोई गैस ले ली, ये आपके पास सैंपल गैस है, ये मैं सैंपल ले लेता हूँ, सैंपल। या तो ये हो गैस, या फिर अगर सॉलिड या लिक्विड है तो फिर ये क्यों होना चाहिए, वेपर्स। इट्स ओके। अब आपने इसको क्या दी, एनर्जी। दो काम करो, या तो हीट कर लो या इसके ऊपर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें से पास करवाओ। आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? बेटा जी, एक तरफ आप कैथोड ले लो, एक तरफ आप एनोड ले लो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा। इसके दरमियान में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम कह लो या मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल। अच्छा, अब ये आपके पास आ गए, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल भी ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल भी ठीक है, ये आ गए। अब ना मैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप जब कैथोड को एनोड को बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल से टकराएंगे, वो जो आपने कैथोड रेज में पढ़ा था, उसकी वजह से आयोनाइजेशन भी होगी। लेकिन जो असल काम है वो है कि इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस ये। और एक और भी बात है कि वो इलेक्ट्रॉन, फर्ज के न्यूक्लियस में हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये एक फोटोन आ रहा है। अब इस फोटोन ने इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ दे दिया, तो एक्साइटेशन हो गई। तो जब आप ये करंट पास इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से टकराते हैं, फर्ज के हाइड्रोजन के एटम है, तो अगर ये बहुत इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा तो शायद इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा दे, उससे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा शायद ये यहाँ से यहाँ पहुँचा दे। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के जितने भी एटम हैं वो एक्साइट होते हैं, और एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट। वो इलेक्ट्रॉन दोबारा फिर ऊपर से नीचे आते हैं, जब वो दोबारा नीचे से आएंगे दे विल इमिट इन रेडिएशन, और जब उन रेडिएशन को आप प्रिज्म में से पास करें या डिटेक्टर में से देखें तो आपके पास डिटेक्टर, या जिसे हमने स्पेक्ट्रोमीटर नहीं कहा, तो आपके पास ये वाला स्पेक्ट्रम हासिल होता है। इस स्पेक्ट्रम की बैकग्राउंड डार्क है और लाइंस ब्राइट है। ये दो लफ्ज, डार्क बैकग्राउंड और दूसरा क्या है, ब्राइट लाइंस। ये खास बात है, ये अहम बात है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें डार्क बैकग्राउंड पर ब्राइट लाइंस हों, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये किसकी वजह से बनता है? दिस इज फॉर्म ड्यू टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ सब्सटेंस। और इसमें आपने सब्सटेंस को किस फॉर्म में लेना है? अगर गैस है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर सॉलिड या लिक्विड है तो उसको आपने वोलाटिलाइज करके वेपर्स फॉर्म में लाना है। ये सारी की सारी बातें आपके ज़हन में रहे। बेटा जी, नेक्स्ट ये था एटॉमिक एमिशन। अब आ गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब किसे कहते हैं? अब्जॉर्ब कहते हैं जज़ब करना। तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम जो रेडिएशन अब्जॉर्ब करने से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के अब्जॉर्ब करने से बनता है। पहले जरा समझना है क्या बेटा जी, आपने ना इसमें हाइड्रोजन के एटम ले लेने, इट्स ओके, दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। पहली खूबसूरत बात, हाइड्रोजन के एटम ले लिए, यस। आप क्या इन हाइड्रोजन एटम को हीट करना? नो। क्या इसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाना? नहीं। फिर क्या करना है? आपने ना हाइड्रोजन के इन एटम को किसी ट्यूब में लेकर उनके ऊपर लाइट थ्रो करवानी, वाइट लाइट, लिखा हो ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी मैंने आपसे बात की थी ना कि हाइड्रोजन वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट की रेडिएशन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपने ये सोर्स में कोई भी आप टॉर्च ले लें, टॉर्च, तो आपने टॉर्च ली, ये वाइट लाइट है। इसको वाइट लाइट में आपको पता ना हर किस्म की वाइट लाइट कंसिस्ट, मैंने क्या कहा था कि वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, मैंने सेंटेंस लिखा भी था। अब इसको ना आप हाइड्रोजन एटम के ऊपर थ्रो करें, एटम्स के ऊपर थ्रो करें। हाइड्रोजन एटम्स ना चंद एक रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेंगे, चंद एक, बाकी सारी रेडिएशन इसमें से पास हो जाएंगी, चंद एक अब्जॉर्ब करेंगे। मेरे चंद एक लफ्ज पे जोर, चंद एक, यानी अगर आपने
1 करोड़ रेडिएशन थ्रो किए ना, तो उसमें से 5 अब्जॉर्ब हो जाएंगे 1 करोड़ में से, बाकी सारी की सारी वो हाइड्रोजन वो गैस में से पास कर जाएंगे। ये आगे आपने प्रिज्म रखा है, उसके पीछे आपने फोटोग्राफिक प्लेट को रखा है। बेटा जी, फोटोग्राफिक प्लेट चूंकि ज्यादातर रोशनी पास कर गई, उस रोशनी से ने उस फोटोग्राफिक प्लेट को रोशन कर दिया, ब्राइट कर दिया, ब्राइट। और जो रेडिएशन यहां पे अब्जॉर्ब हो गई थी, यहां पे जो रेडिएशन मैंने कहा चांदे का अब्जॉर्ब हो गई, उन अब्जॉर्ब होने की वजह से वहां पे डार्क लाइन जो है ना, ये डार्क लाइन आपके पास प्रोड्यूस होगी, ये वाली। तो हम क्या कहेंगे, ये दोबारा देखो, मैंने जो आपसे गुफ्तगू की, ये आपके पास कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है, या कोई भी गैस है, आपने इसको चेंज ना करो। आप इसके ऊपर क्या थ्रो कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे मैंने क्या कहा, वाइट लाइट। तो आप इसके ऊपर ये वाइट लाइट की ये मैंने तो 3 बनाई है ना, 3 तो नहीं, खरबों की खरबों होती हैं। तो कुछ रेडिएशन यहां अब्जॉर्ब होगी, कुछ जो अब्जॉर्ब हो गई वो ये डार्क लाइन की सूरत में अपीयर होगी, और जो गुजर गई उन्होंने इसकी, अब यहां पे क्या इसकी बैकग्राउंड क्या होगी, ब्राइट बैकग्राउंड। आपने नोट किया, यह एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है। जो मैंने आपको एटॉमिक एमिशन पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने कहा था, उसमें मैंने एक लफ्ज लिखा था, मैंने कहा था डार्क बैकग्राउंड। क्या लिखा था, डार्क। तो यहां डार्क बैकग्राउंड, और अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ब्राइट बैकग्राउंड। और दूसरी बात, यहां पे जो लाइंस है ना, स्पेक्ट्रल लाइन, ये डार्क हैं, डार्क लाइंस। और उधर मैंने क्या लिखा था, उधर मैंने लिखा था ब्राइट लाइंस। ये देखो, ये ब्राइट लाइंस। तो दोनों में फर्क, ये फर्क आ गया ना। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डार्क बैकग्राउंड अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड अगेंस्ट डार्क लाइंस। दिस वन इज द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन। और दूसरा बेटा जी, आप कहेंगे कि सर इसके एग्जांपल्स क्या है। कभी आपने नोट किया है कि आप एक काम करो, काम ये करो कि आपके पास ना ये एक दीवार है। मैं जो बात समझाना चाह रहा था, ये आपके पास मेरे बहुत प्यारे बच्चे, ये एक दीवार है, ये दीवार है, वॉल है। आप ना यहाँ दूर खड़े हैं, आप इस दीवार के ऊपर लाइट थ्रो करो, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, अंधेरा कमरा है। आप इस दीवार के ऊपर लाइट थ्रो करें, अभी उसके दरमियान कुछ नहीं लाना, ये सारी की सारी दीवार रोशन हो जाएगी। यानी ये इट हैज़ ब्राइट बैकग्राउंड। दीवार है, चलें दीवार को छोड़ो, आपके पास एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है दीवार पे, सारा कमरा अंधेरा है, ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, आप उसके ऊपर लाइट थ्रो करते हो, तो क्या होगा, वो जो ब्लैक बोर्ड है ना, वो पूरा कमरा अंधेरा है, वो ब्लैक बोर्ड चमक उठेगा, वो ब्राइट हो जाएगा, चमक उठेगा। अब आप ना अपना हाथ बीच में ले जाओ लाइट के सामने, तो आपका हाथ जो है ना, उसका पीछे साया बन जाएगा। अगर आप हाथ की सिर्फ उंगलियों को देखोगे ना, ये उंगलियां, तो ये ना आपके पास डार्क लाइंस की सूरत में अपीयर हो रही। और बैकग्राउंड क्या है, ब्राइट बैकग्राउंड अगेंस्ट डार्क लाइन। यही तो मैं आपको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझा रहा हूं। तो बेटा जी, एक और चीज, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक अब्जॉर्प्शन। इससे पहले ना, ये देखो पीछे, ये मुख्तलिफ रंग है, नजर आ रहे हैं ना। और अगर मैं आपको ये हाइड्रोजन का एटॉमिक एमिशन है, बैकग्राउंड क्या है, सारी की सारी डार्क है। क्या इसमें भी बैकग्राउंड डार्क है, क्या इसमें भी बैकग्राउंड डार्क है? आंसर है नो। इसमें बैकग्राउंड ब्राइट है, इसमें लाइंस डार्क है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में, और एटॉमिक एमिशन में बैकग्राउंड डार्क है, लाइन ब्राइट है। ये फर्क तो आप ज़हन में रखो ना। अच्छा, जरा एक और खूबसूरत सी बात, अब मैंने दोबारा इनको इकट्ठा कर लिया ताकि आपको मजीद करीब से हकीकत को दिखाऊं, हकीकत मजीद करीब से। बेटा जी, ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, दिस इज द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, बैकग्राउंड डार्क, दिस इज द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बैकग्राउंड ब्राइट कलर्ड, इसमें लाइंस ब्राइट कलर्ड, और इसमें लाइंस क्या है, डार्क। दो चीजों के दरमियान एक बैकग्राउंड कैसा है, बैकग्राउंड।
अगर आप मेरे सामने बैठे होते ना तो आपके चेहरों के जो आपके चेहरे हैं ना और आपकी आंखों की चमक, उससे मुझे पता चल जाना था कि आपको बात समझ आई है कि नहीं। अब चूंकि आप मेरे सामने नहीं होते तो मुझे एक एक बात को कई कई दफ़ा रिपीट करना पड़ता है। तो बैकग्राउंड डार्क और ये लाइंस लाइंस के कलर को देखना बिल्कुल जैसे ये नेगेटिव है और ये उसकी पिक है, आप देखते रहते हैं। बेटा जी ये था हमारा आज का लेक्चर। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह ताला के ज़ार मेरे बच्चों से खुश हो, राज़ी हो। इससे रेलेवेंट कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की मैं एक डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। इस डिटेल में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ये जो आज मैंने आपको लेक्चर दिया ना, इसकी एक ना सिंपल सी समरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये सारा टास्क मैं आपको दूंगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपने एक तो इसमें ना एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन आज आपने sp2 को पढ़ा, यहाँ पे आपने मुझे इसकी डेफिनेशन लिख के दे दी है। व्हेन 1s and 2p atomic orbital having different shape and energies intermix to form 3sp2 hybrid orbital of same energy but different origin, यानी ये डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन में साफ कार्बन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये आपके पास 1s और 3p ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी जो अभी आपको बताई, ये सारा काम आपने मुझे करके देना है। और फिर ये आपके पास आ गए ये s और ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, ये 3sp2 बने और ये 2pz बन गया। उसके बाद ये सारा जो अभी है ना ऊपर ये डायग्राम, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करें। ओरिएंटेशन आपको बता दिया, ये sp2, ये sp2, ये sp2 और इनमें जो एंगल है 120 का, ये ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म है। ये बातें हो गई। इथीन का मॉलिक्यूल बना कैसे, वो सारी की सारी आपके साथ गुफ्तगू हुई। sp2 से ये आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना और ये 2pz इससे ये आपके पास पाई बॉन्ड बना। इस तरह ये सारे का सारा जो मैंने पढ़ाया आपने एग्जाम में इस पैटर्न में लिखना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इसकी बात की है, सेम इसी तरह हम sp हाइब्रिडाइजेशन, मुझे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन चाहिए और उसके बाद हम इथाइन की बात करेंगे। इथाइन मैंने जैसे आपको कहा था, इथाइन लीनियर स्ट्रक्चर रखता है और ये सिग्मा और ये सिग्मा, और फिर इसमें ये पाई बॉन्ड ये सिग्मा के परपेंडिकुलर, सिग्मा के, और ये पाई बॉन्ड इस पाई के भी परपेंडिकुलर। तो ये जो पाई बॉन्ड्स हैं दे लाई परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड। ये जो मैंने बोला है ना, ये एंटीरस FSC का MCQ है। वही चीज़ें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ये उनकी शेप आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक s और एक p को इंटरमिक्स करना है। तो आपके पास sp और sp, 2 sp बनेंगे, pz अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में रहेंगे और हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन यानी पार्शियल फील्ड होंगे। ये सारी बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं, ये सारी यहाँ पे डिस्कशन लिखनी है। और स्टूडेंट यहाँ आपके पास वो फाइनल हाउ द इथाइन या एसिटाइलिन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ये कुछ बातें थी। ये डॉक्यूमेंट्स दोनों मैं आपको शेयर करता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और आपने मुझे फिल करके इनको देना है। अल्लाह ताला के साथ हम सबसे खुश हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।